व्हाट डू मीन बाय फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो तुम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो तुम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सब फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो तुम कैपिटल खर्च करते हो उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो खर्च हो रहा है और जो लॉन्ग टर्म के लिए खर्च हो रहा है। अब हम फैक्ट्री बनाए तो क्यों बनाए? प्लांट एंड मशीनरी खरीदे क्यों लिए? ताकि हम लॉन्ग टर्म में उसको यूज कर सके। क्लियर? आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का, हम पहले तुम लोगों को बताए कि बिजनेस स्टडीज़ का पेपर क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, एक पार्ट ए और पार्ट बी। तो अब तक जो 3 चैप्टर हम लोग किए हैं वो पार्ट ए का था। अब हम लोग पार्ट बी का भी कुछ चैप्टर कर लेंगे ताकि दोनों साथ ही साथ चले। ठीक है? अगर ऐसे देखा जाए तो पार्ट बी में कम चैप्टर्स और उसमें ज़्यादा मार्क्स है। ये जो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं ये पार्ट बी का पहला चैप्टर है। तुम लोग के बुक में है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। इस चैप्टर से 10 मार्क्स का आएगा एग्जाम में और इस चैप्टर को हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक क्लास में भी कंप्लीट किया जा सकता है बट फिर बोरिंग लगने लगेगा। बिजनेस स्टडीज़ है ना, थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, तो इसको तो आधा आधा करके 2 चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, किसको? एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मतलब पैसा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। जब हम पैसा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो इस फंक्शन को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? पॉइंट समझ में आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? चलो बताओ क्या मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? किस चीज का प्लानिंग करना? फाइनेंशियल एक्टिविटी का। किसका फाइनेंशियल एक्टिविटी का प्लान करना? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करने को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अच्छा, वहां पे देखो इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला रोल जो दिया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो दिया हुआ है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन बिजनेस। एसेट्स 2 तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फिक्स्ड और बोलो सही बोल रही हो करेंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स का कितना साइज रहेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना फिक्स्ड एसेट्स चाहिए और क्या कंपोजिशन रहेगा फिक्स्ड एसेट्स का, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू डिटरमाइन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम ऑनलाइन रिकॉर्ड पढ़ाना स्टार्ट किए तो बहुत कोई हमको क्या बोल रहा है, सर वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लीजिए ना, है ना। बट हम जानते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है, हम वाला बोर्ड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लेंगे तो उसका कॉस्ट जो बर्डन पड़ेगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन में वो बेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है कि आपका फिक्स्ड एसेट्स का कितना कंपोजिशन रहेगा और क्या साइज रहेगा। पहला इसका इंपॉर्टेंस है ना। अगर आपके पास बहुत फंड है तो आप लीजिए, बड़ा सा कैमरा ले लो, अच्छा स्टैंड ले लो, पूरा स्टूडियो के तरह क्लास को बना दो। समझ में आ रहा है? दूसरा है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। अब देखो अमाउंट एंड तुम्हारा करेंट एसेट्स का क्या अमाउंट रहेगा, कितना कंपोजिशन रहेगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है। जैसे कि मेरे लिए करेंट एसेट्स क्या हो गया, तुम लोगों का नोट्स हो गया, ये सब हो गया। क्यों? नोट्स हम करवाए प्रिंट आउट, पैसा दिए, फिर हमको 2-3 दिन बाद तुम लोग से मिल जाएगा। तो अब अगर मान लो हम एक बार में
जितना क्लास है, जितना क्लास का स्टूडेंट लोग है सबको 2-3 हज़ार रुपये का प्रिंट आउट करवा लिए, तो उतना हम करवाएंगे नहीं। क्यों? मेरा अमाउंट कितना मेरे पास है, कितना पैसा है, उस हिसाब से हम अपना करंट एसेट्स को रखेंगे, है ना। कि अगर करंट एसेट्स में पैसा ब्लॉक है कुछ दिन के लिए, तो कितना अमाउंट तक हम अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तीसरा है पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। आपको पैसा कितने दिन के लिए चाहिए, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है। आपको पैसा साल भर के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, कौन डिटरमाइन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है बात? हम लोग अकाउंट्स कर रहे थे ना। अगर तुमको पैसा लाइफ टाइम के लिए चाहिए, शेयर्स इशू कर दो, कभी रिटर्न करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुमको एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसको कंप्लीट करने में 3-4 साल लगेगा, तो तुमको पैसा कितना चाहिए? 3-4 साल के लिए चाहिए, डिबेंचर इशू कर दो। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तुम्हारा डेब्ट और इक्विटी में क्या रेशियो रहेगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है। डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो का मतलब कितना ओन्ड कैपिटल रहेगा, कितना बोरोड कैपिटल रहेगा, ये भी कौन डिटरमाइन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कितना तुम शेयर्स इशू करोगे, कितना तुम डिवेंचर्स इशू करोगे, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, ये भी कौन डिटरमाइन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? तो ये सब मेरा इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अच्छा, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है वो है शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। क्या मतलब है जब हम ये बात बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना? जो पैसा हम लगा रहे हैं बिजनेस में, हम चाहेंगे कि वो पैसा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर हम लाख रुपया लगाए तो वो लाख रुपया 10 लाख बन जाए, 20 लाख बन जाए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यही क्या है? ऑब्जेक्टिव है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। समझ में आया बात? चलो अब हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। कहाँ हमको इन्वेस्ट करना है? एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसमें इन्वेस्ट कर दिए, उसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसी को क्या बोला जाता है? ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? दूसरा, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। हमको भी तो पैसा चाहिए, तो हमको किससे कितना लेना है, कब लेना है, कितना वक्त के लिए लेना है, ये सब भी डिटरमाइन करना किसका ऑब्जेक्टिव रहता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तीसरा होता है ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। हम कितना डिविडेंड पे करेंगे शेयर होल्डर को। ज़्यादा भी नहीं करना है कि पैसा कुछ बचे ही ना, कम भी नहीं करना है कि वो लोग गुस्सा हो जाए कि यार पैसा लगाए कुछ तो रिटर्न मिल ही रहा नहीं। तो एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा बोलने मतलब? समझ रहे हो? एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए, इसी को क्या बोला जाता है? ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। ये 3 ऑब्जेक्टिव है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्या क्या है? पहला ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड तीसरा ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। बहुत अच्छा। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे कि सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब होता है, डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे लाइन से। तो चलो फाइनेंसिंग डिसीजन में आते हैं। पहले फाइनेंशियल डिसीजन में, फाइनेंशियल डिसीजन में समझ लो, फाइनेंशियल डिसीजन में 3 इंपॉर्टेंट आता है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़। फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग 3 मेजर इश्यूज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। 3 इशू अगर आप डिसाइड कर लिए, फाइनेंशियल डिसीजन का काम खत्म। क्या 3 इशू है? पहला डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। ऑन व्हाट एक्टिविटीज फंड शुड बी यूटिलाइज। तो देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्वेश्चन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या टेंशन होता है? टेंशन होता है कि हम फंड को कहाँ पे यूटिलाइज करें जहाँ पे मेरा मैक्सिमम
रिटर्न हो और रिस्क कम हो। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आएगा कि हम, मेरे पास तो पैसा है, हम लोग क्या सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करने के वक्त, भाई ये पैसा को कहाँ लगाएं कि मेरा रिटर्न सबसे ज़्यादा और रिस्क एकदम कम रहे। यही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब हम कहाँ से, किससे पैसा ले। अगर मान लो हमको उधार चाहिए, तुम लोग जितना स्टूडेंट हो सब बोले हाँ सर उधार देंगे, तो हम क्या सबसे ले लेंगे? हम देखेंगे कि कहाँ से उधार। अब सब तुम लोग कुछ ना कुछ चार्जेस कर रहे हो। कोई बोल रहा है ठीक है हम इतना % रेट लेंगे, कोई बोल रहा है हम इतना % ये लेंगे। तो हम क्या देखेंगे? पैसा तो चाहिए, कहाँ से हम पैसा उठाए कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम पड़े। पैसा उठाने में भी तो खर्च होता है। हम लोग जब लोन लेते हैं प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट, ये सब देना पड़ता है ना, कमीशन एंड ऑल। तो हम कौन सा जरिया से फाइनेंसिंग ले जहाँ से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, खर्च एकदम कम से, ये हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। और तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम तीसरा हो जाता है डिविडेंड डिसीजन। हम कितना डिविडेंड पे करें कि मालिक जो है, इन्वेस्टर्स जो है वो लोग खुश रहे और अपना भी, कंपनी को नुकसान ना हो। ये 3 डिसीजन आता है किसमें? फाइनेंशियल डिसीजन में। फाइनेंशियल डिसीजन का 3 कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिवीजन, डिविडेंड डिसीजन। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलो हम लोग आगे आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या आता है? देखो इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, समझ लो बात को। एक होता है लॉन्ग टर्म, बहुत अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। दूसरा है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। तो आते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तुमको पैसा क्यों चाहिए होता है? मान लो तुम एक कंपनी का ओनर हो, तुमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। तुम लॉन्ग टर्म का पैसा लेकर क्या करोगी? What will you do? बोलो सही। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो इधर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का तुम ओनर हो, तुमको बहुत कुछ पैसा चाहिए लंबा समय के लिए। तो लंबा समय के लिए हम लोग पैसा क्यों लेते हैं? पहला हो सकता है तुमको फिक्स्ड एसेट्स खरीदना हो, जैसे हमको स्मार्ट बोर्ड खरीदना होगा, ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स है, 1 लाख रुपए दाम है। तो हम क्या बोलेंगे? अगर किसी से भी लेंगे, बाबू 1 हफ्ता बाद दे देंगे, नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, बोले बाबू 1 साल बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे। अगर तुमको फिक्स्ड एसेट, तो व्हाट इज द नीड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? तुमको एसेट्स परचेज करना है। दूसरा, तुमको एक नया ब्रांच खोलना है। मान लो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम बोले पार्क सर्कस में भी एक ब्रांच खोलना है, तो उसके लिए भी हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए। तो कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तुमको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए? पहला, फिक्स्ड एसेट्स में तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो। दूसरा, नया ओपनिंग के लिए लॉन्ग टर्म करते हो। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। कुछ नया टेक्निक्स प्रोडक्शन का निकालना है तो तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तुमको रिसर्च में कुछ पैसा खर्च करना है, कुछ रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च में भी बहुत खर्च होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये सब क्या हो गया मेरा? ये सब हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं, है ना? कहाँ कहाँ लगाते हैं? नया एसेट खरीदने में, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में, नया दुकान खोलने में, रिसर्च करने के लिए, ये सब के लिए हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? अपना डे टू डे वर्किंग के लिए, करंट एसेट्स, स्टॉक खरीद के ला रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। खरीद के लाए, 1 हफ्ता बाद फिर बिक गया, फिर खरीद के लाए, फिर बिक गया। क्लियर हो गया पॉइंट मेरा? सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, अब क्या क्या फैक्टर्स है जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, देखो अभी हम ध्यान, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स ऐसे नहीं आ जाएगा इससे, एक चैप्टर से 10 मार्क्स। फाइनेंसिंग डिसीजन का, फाइनेंशियल डिसीजन का एक कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का 2 पार्ट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म में आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं आप समझ गए, शॉर्ट टर्म में आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं आप समझ गए। सैफ, ये लोग का 8 बजे क्लास है ना आज? ठीक है, ठीक है। नहीं आज आई थिंक नहीं है उन लोगों का। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैसेज तो कर ही रही हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे
कि इन्वेस्टिंग कुछ कुछ फैक्टर्स होगा जो आपको आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता होगा। हाँ बाबू मत इन्वेस्ट करो, हाँ बाबू इन्वेस्ट करो। तो क्या फैक्टर्स है जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है? अब देखो यहाँ पे भी दो पार्ट में, एक फैक्टर जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करेगा और एक फैक्टर जो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को और कौन नाम से जाना जाता है? कैपिटल इन्वेस्टिंग डिसीजन, सॉरी बजटिंग डिसीजन। और शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्लियर? अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन? क्या क्या फैक्टर्स है जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिटरमाइन करता है? पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। अब कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? आप जो पैसा लगा रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग पैसा लगाते हैं, बाद में आना चालू करते हैं। ऐसे ही होता है कि तुम पैसा लगाए और फट से पैसा आना चालू हो गया। मान लो हम स्मार्ट बोर्ड है ना और खरीद लिए, 1-1.5 लाख 2 लाख खर्चा करके खरीद लिए सब, तो क्या दूसरे ही महीना मेरे पास एकदम 2-3 लाख रुपए आना चालू हो जाएगा? धीरे 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 करके स्टूडेंट बढ़ेगा, है ना, एक बार में तो नहीं बढ़ेगा। तो देखो कैश फ्लो प्रोजेक्ट का कैसे है, मतलब कितना दिन बाद पैसा आना चालू होगा, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म डिसीजन डिटरमाइन करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हम तुमको बोले कि बाबू इसमें पैसा लगा दो, 6 साल बाद तुमको रिटर्न मिलना चालू होगा। तो यहाँ पे कैश फ्लो क्या हो गया? 6 साल। अब तुम सोचोगे यार 6 साल बोल रहे हैं सर, लगाएं या नहीं लगाएं, क्या करें, है ना? तो ये हो गया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न। लॉन्ग टर्म कैपिटल, हम जो स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे तो इसमें मेरा कितना प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट होने वाला है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होने वाला है। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट? हम जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमको रिटर्न क्या मिलेगा। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। अच्छा, ये पॉइंट को पढ़ना नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का आप लोगों को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं रिस्क इन्वॉल्व्ड। 3 इजी पॉइंट पढ़ना है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, पैसा वापस आना कब चालू होगा जो लगाए हैं, रिटर्न कितना मिलने वाला है, और रिस्क इन्वॉल्व कितना है। ये 3 चीज है जो आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिटरमाइन करता है। क्या क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिटरमाइन करता है? पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, तीसरा रिस्क इन्वॉल्व। ये तीनों किसको इंपैक्ट करता है? मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या इंपैक्ट करेगा? पहला अगर तुम्हारा पास एक्सेस पैसा है, एक्सेस मनी है, तो तुम उसको वर्किंग कैपिटल में लगाओगे। अब अगर वर्किंग कैपिटल में तुम्हारा जो स्टॉक है, स्टॉक टर्नओवर बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब ला रहे हैं बिक रहा है, ला रहे हैं बिक रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम देख रहे हैं यार बुक लाए फट से बिक गया, बुक लाए फट से बिक गया, तो यहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेरा ज़्यादा होगा। हम देख रहे हैं यार सामान ला के रखा हुआ है, कोई लेने वाला है नहीं, तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा? क्लियर हो गया पॉइंट? ये बात सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग पढ़ लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंपैक्ट करता है, क्या क्या फैक्टर है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। चलो अब आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है पैसा कहाँ से उठाना है, जहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़े, मतलब उठाने का खर्चा पैसा कम हो। अगर हमको 10 लाख रुपया चाहिए तो कौन सा सोर्स से ये 10 लाख रुपया हम ले कि हमको कम से कम एक्सपेंस करना पड़े, खर्च करना पड़े। क्लियर हो रहा है पॉइंट?
अब देखो दो तरह का फंड रहता है जिससे तुम फाइनेंसिंग करवाते हो। एक रहता है ओनर्स फंड, एक रहता है बोरोअर्स फंड। ओनर्स फंड इंडिकेट शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, तुम शेयर इशू किए, ओन्ड कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग मतलब तुम्हारा ही कमाया हुआ प्रॉफिट तुम वापस से बिजनेस में डाल दिए, ये भी ओन्ड कैपिटल है। और बोरोड कैपिटल में क्या आता है, बोरोड फंड में क्या आता है, बोरोड फंड मतलब क्या, बोरोड फंड का मतलब क्या, मांगा हुआ पैसा, उधार लिया हुआ पैसा, डिबेंचर से लिया हुआ पैसा, तो ये सब क्या हो गया, बोरोड फंड। ठीक है, तो अब क्या क्या फैक्टर्स है जो मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। हम कहाँ से पैसा उठा रहे हैं, बोरोड फंड है या ओन्ड फंड है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स है इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। चलो नंबर 1, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करता है वो है कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड। कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड का मतलब पैसा जो उठा रहे हैं, इस उठाने में कितना खर्च हो रहा है, इसको ही बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल रेजिंग द फाइनेंस। पैसा उठाने का जो खर्च होता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रेजिंग दी फंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है रिस्क इन्वॉल्व। अच्छा, पैसा उठाने में क्या रिस्क, हम तो ले रहे हैं तो क्या रिस्क, तो वो तो उसका रिस्क है ना, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो डिबेंचर में क्या है, या तुम लोन ले रहे हो तो बहुत सारा टाइम तुमको मॉर्गेज रखना पड़ता है, सामान गिरवी रखना पड़ता है। बट शेयर में कुछ गिरवी रखने का ज़रूरत, अब तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने का है ही नहीं, तो तुम क्या लोन कैसे लोगे, तुमको शेयर्स ही लेना होगा। या फिर तुम जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें रिस्क है, यार सक्सेसफुल हो भी सकता है और सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, तो क्या करे, तो करना ये है ओन्ड कैपिटल ले लेते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। अगर सक्सेसफुल हो गया, बिजनेस बढ़ा, तो वो लोग का भी फायदा होगा, डूबा तो हम भी डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे साथ में। क्यों? हम रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा है, बट हम जान रहे हैं यार रिस्क तो कुछ है नहीं, तो क्यों हम बोरोड कैपिटल ओन्ड कैपिटल ले, बोरोड कैपिटल ले रहे, काम करेंगे, 2 साल बाद पैसा आएगा चुका देंगे। तो रिस्क इन्वॉल्व भी, अगर रिस्क इन्वॉल्व हाई है तो जनरली लोग शेयर कैपिटल रेस करता है, शेयर इशू करता है, कम है तो डिबेंचर इशू कर देते हैं। थर्ड आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन ठीक है, पैसा ठीक ठाक आ रहा है, तो बोरोड कैपिटल दे लेते हैं, डिबेंचर या लोन ले लेता है कि भाई इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैश पोजीशन अच्छा नहीं है, पैसा ज़्यादा आ नहीं रहा है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओन्ड कैपिटल शेयर ले रहे, पैसा आएगा देंगे, नहीं आएगा नहीं देंगे। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। 5th पॉइंट है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल कंसिडरेशन? कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप क्या चाह रहे हैं कि आपका कंट्रोल बढ़ जाए ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आप शेयर इशू करिएगा तो आपका कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स लोग भी तो ओनर है। अगर आपको कंट्रोल नहीं बांटना है तो आप शेयर इशू मत करिए, बोरोड कैपिटल लीजिए। क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, पॉइंट नंबर 8, पीरियड ऑफ फाइनेंस। पीरियड ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ फाइनेंस का मतलब है अगर आपको लंबा समय के लिए चाहिए तो इक्विटी, शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो बोरोड कैपिटल। तो ये सब फैक्टर्स है जो आपका कैपिटल फाइनेंसिंग डिसीजन को हेल्प करता है। 6 पॉइंट पढ़ना है इसमें से, ठीक है, 6 पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब है? डिविडेंड डिसीजन का मतलब है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है आप उसको किस तरह से डिविडेंड देने के लिए यूज़ करिएगा, शेयर होल्डर्स लोग को कितना डिविडेंड देना है। अब ये भी जो है कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिविडेंड देने वाले हैं शेयर होल्डर को। सबसे पहले तो है अर्निंग, भाई आपका अर्निंग ज़्यादा होगा तभी ना आप ज़्यादा दीजिएगा, अगर आपका अर्निंग ही कम है तो आप डिविडेंड भी कम दीजिएगा। क्लियर? दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का क्या मतलब है?
अगर आप रेगुलर बेसिस में अर्न कर रहे हैं तो आप डिविडेंड दीजिएगा, कोई साल आप कमा रहे हैं, कोई साल आप लॉस में चले जा रहे हैं तो आप डिविडेंड कम दीजिएगा। क्यों? नेक्स्ट ईयर अगर लॉस हुआ तो यही पैसा को यूज करेंगे। कैश फ्लो पोजीशन, अगर पैसा कैश फ्लो सही है, पैसा आते जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिविडेंड भी देते रहेंगे। क्या पैसा नहीं आएगा तो डिविडेंड देने में प्रॉब्लम होगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग डिविडेंड कम पे करेंगे। क्यों? वो जो पैसा है उसको ही यूज करके ग्रो करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो डिविडेंड कम देगा। वो क्यों कम देगा डिविडेंड? वही पैसा को री इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। क्लियर हो रहा है पॉइंट? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर देखो डिविडेंड, अगर हमको पैसा जो है अर्निंग मेरा रेगुलर है तो डिविडेंड भी हम रेगुलर देंगे। समझ में आ रहा है बात? स्टॉक मार्केट रिएक्शन, देखो स्टॉक मार्केट रिएक्शन पॉइंट नंबर 8, क्या मतलब है इसका? बहुत सारा टाइम अगर तुम ज़्यादा डिविडेंड देते हो तो तुम्हारा स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, रेज होता है। तो अगर तुमको स्टॉक मार्केट पोजीशन को देखकर बहुत सारा टाइम तुम फैसला लेते हो, अगर तुम अपना कंपनी का गुडविल बढ़ाना है तो तुम डिविडेंड ज़्यादा दे देते हो। तो ये सब फैक्टर्स है जो तुम्हारा डिविडेंड डिसीजन में इम्पैक्ट करता है। चलो अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पॉलिसी? फाइनेंशियल पॉलिसी का क्या मतलब है? पहला, हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है, इट रिफर्स टू प्री डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज so that objective of the organization could be achieved. फाइनेंशियल प्लानिंग इम्प्लाइज फॉरकास्टिंग फाइनेंस। देखो अब हम नॉर्मल लैंग्वेज में तुम लोगों को बता रहे, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है बिफोर हैंड प्लान कर लेना तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से चाहिए, कब उठाना है, कितना उठाना है, ये सब को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंस को प्लान करना। क्लियर हो गया पॉइंट? अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पहला फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है ये देखने के लिए कि आपके पास राइट समय में राइट अमाउंट ऑफ फंड्स रहे, राइट टाइम में राइट अमाउंट ऑफ फंड रहे, और दूसरा आपके पास एक्सेस फंड ना रहे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में माना जाता है अगर आपके पास एक्सेस पैसा है इसका मतलब है वो आपके लिए वेस्ट है। एक्सेस पैसा आपके पास है तो उसके आपके लिए वो वेस्ट है। तो ये दो चीज़ को चेक करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। क्लियर पॉइंट? अब फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसका मतलब हटा, इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि हम फंड्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करें, है ना, पैसा जहां तहां बर्बाद नहीं कर दे। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा है अलग अलग एरियाज में कोऑर्डिनेट करें। ये नहीं है कहीं पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दे रहे हैं, कहीं पे खर्च ही नहीं कर रहे। नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग से देखा जाएगा हाँ हर जगह में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ फाइनेंस को अवॉइड करने में हेल्प करता है। तुम पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखोगे तो तुमको पता रहेगा कि यहाँ पे मेरा वेस्टेज हो रहा है, यहाँ पे पैसा बर्बाद हो रहा है, इसको तुम सेव कर सकते हो। बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस को तुमको अवॉइड करने में हेल्प होता है। अगर बिजनेस में अचानक से कोई शॉक आ गया, कोई खर्च आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारा प्लानिंग सही से किया हुआ है तो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। तुम फाइनेंशियल कंट्रोल करोगे कैसे? जब तुम प्लानिंग करोगे तब ना। जब प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग कहां से होगा? तो फाइनेंशियल कंट्रोलिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग
हेल्प करता है। और ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन का लिंक है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप देखिएगा कहाँ से हमको पैसा उठाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो दोनों के बीच का लिंक है। अगर हमको इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपया, तो हम 2 लाख रुपया मार्केट से क्यों उठाएंगे? समझ में आ रहा है बात? तो ये 6 पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? देखो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब है द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड एंड द अमाउंट दैट मेक अप द टोटल कैपिटल इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब है कितना परसेंट ओन्ड कैपिटल रहेगा, कितना परसेंट बोरोड कैपिटल रहेगा। ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल का बीच का जो रेशियो है, इसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रेशियो बिटवीन द ओन्ड कैपिटल एंड द बोरोड कैपिटल। कितना परसेंट मेरा रहेगा, कितना परसेंट उधार लिया हुआ रहेगा, ये दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रेशियो को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ पॉइंट? तो स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मीनिंग सबसे पहले समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल लेवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है इट इज एन अरेंजमेंट अंडर विच डेब्ट हैविंग फिक्स रिटर्न टू debt providers and a cheaper source of financing is used to increase the returns of equity shareholder। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है कि लोन लेकर, उधारी लेकर कैसे करके तुम अपना इक्विटी शेयर होल्डर लोग का अर्निंग्स, मतलब कि प्रॉफिट को इंक्रीज करते हो, इसी को बोला जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब कि उधारी लेकर कैसे करके तुम अपना अर्निंग को इंक्रीज कर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज। अब ये कितना तरह का रहता है? फाइनेंशियल लेवरेज जनरली 2 टाइप में रहते हैं, एक होता है हाई गियरिंग और एक होता है लो गियरिंग। जब डेब्ट कैपिटल मतलब बोरोड कैपिटल, उधारी मांगा हुआ कैपिटल का रेशियो ज़्यादा रहता है और इक्विटी शेयर कैपिटल का रेशियो कम रहता है। देखो, कैपिटल 2 चीज़ से बनता है, एक रहता है ओन्ड कैपिटल, दूसरा रहता है बोरोड कैपिटल। इक्विटी शेयर का जो पैसा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओन्ड कैपिटल, और जो डिबेंचर्स या लोन दिया हुआ पैसा रहता है उसको बोलते हैं बोरोड कैपिटल। तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन परसेंटेज ज़्यादा है और लोन बोरोड कैपिटल का परसेंटेज कम है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लो गियरिंग। लो गियरिंग, ठीक है। जब इक्विटी शेयर का या कैपिटल, शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन कम है और बोरोड कैपिटल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई गियरिंग। समझ में आ गया? तो लो गियरिंग मतलब जब इक्विटी शेयर का प्रोपोर्शन हाई है, बोरोड कैपिटल का प्रोपोर्शन, और हाई गियरिंग का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रोपोर्शन कम है, बोरोड कैपिटल का प्रोपोर्शन हाई है, ज़्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो, तुम्हारा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हाई गियरिंग रहेगा या लो गियरिंग रहेगा, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? मान लो फॉर एग्जांपल हमको कैपिटल चाहिए 50 लाख रुपया। अब 50 लाख में से हम ज़्यादा इक्विटी शेयर का पैसा इशू करें, ज़्यादा इक्विटी शेयर को इशू करें या ज़्यादा हम डिबेंचर्स को इशू करें, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? समझ में आ रहा बात? कैपिटल तो दोनों जगह से हम लोन भी ले सकते हैं और शेयर भी इशू करके हम पैसा उठा सकते हैं, दोनों ही मेरे पास ऑप्शन है। तो दोनों में से हम कौन सा चूज करें? मेरा कैपिटल गियरिंग हाई रहेगा या लो रहेगा, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग वही फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। कम से कम 5 फैक्टर्स को तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का मतलब है कि देखो, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है कैश फ्लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, हम बिजनेस में महीना का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो महीना का सिर्फ 50,000 रुपये ही मेरे पास आ पा रहा है।
समझ में आ रहा है बात? बाकी 50,000 क्या है? उधारी में दिया हुआ है। प्रॉफिट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अब 50 बच्चा मेरे पास पढ़ रहे हैं, अब 1,000 करके मान लो 50,000 रुपये अगर फीस है, तो हर महीना हम 50,000 रुपये अगर मान लो अर्न कर रहे, ठीक है। बट हो सकता है 50 में से 10 या 15 वो लोग जो है नेक्स्ट मंथ दे रहे हैं, तो ये मंथ में मेरा प्रॉफिट भले 50,000 हुआ, लेकिन कैश कलेक्शन कितना हुआ है? 35,000 या 40,000। तो ये जो कैश फ्लो है, कैश कलेक्शन तुम्हारा कैपिटल गियरिंग को डिटरमाइन करता है। अगर तुम्हारा कैश कलेक्शन अच्छा है तो तुम लोन ज़्यादा लोगे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तुमको टाइम में देना है। लेकिन अगर तुम्हारा कैश कलेक्शन अच्छा नहीं है तो तुम लोन ज़्यादा नहीं लोगे, शेयर कैपिटल ज़्यादा इशू करोगे। समझ में आ रहा है? क्यों? शेयर कैपिटल क्या है? जब पैसा आएगा तब डिविडेंड देंगे, लेकिन इंटरेस्ट में तो ऐसा नहीं है ना। तुम्हारे पास पैसा रहे या ना रहे, तुमको बैंक का लोन चुकाना पड़ेगा। तुम बोल सकते हो मेरा प्रॉफिट तो है लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तुम कहाँ से देंगे? नहीं, बैंक तो तुमसे लेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 4, अगर तुम्हारा तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट में पैसा तुम लगा रहे हो, उससे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमको एक बिल्डिंग बनाना है। अब हम देखिए यार, बिल्डिंग हम जो बना रहे हैं, हमको बनाने में साल का मेरा 30% प्रॉफिट आ रहा है, और अगर हम लोन लेंगे बिल्डिंग को बनाने के जो पैसा खर्च होगा तो हमको साल का 12% इंटरेस्ट देना है। तो भाई प्रॉफिट 30% आ रहा है, इंटरेस्ट 12% लेना है, चलो ठीक है लोन ले लेते, बट मेरा प्रॉफिट हो रहा है 10% और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो हम बोलेंगे नहीं, लोन नहीं लेंगे, शेयर कैपिटल इशू करो, जितना प्रॉफिट आगा उतना उसको देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? थर्ड है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब, अगर लोन लेना आसान है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब होता है पैसा उठाने में भी तो खर्च होता है। डिबेंचर इशू करने में हम लोग का कमीशन जाता है, हम लोग देते हैं ना कमीशन स्टॉक ब्रोकर लोग को, अंडर राइटर्स लोग को। शेयर इशू करने में हमको कमीशन देना पड़ता है। तो हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कर्ज लेना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है या शेयर कैपिटल से पैसा लेना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। हम देख रहे हैं यार हमको 1 करोड़ का ज़रूरत है, अगर लोन लेंगे तो 1 करोड़ में हमको 5% 5 लाख रुपए देना पड़ेगा चार्जेस, लेकिन अगर हम कैपिटल से उठा रहे हैं तो हमको 1 करोड़ में सिर्फ 1% 1 लाख रुपए देने हैं। तो सस्ता कौन सा है? शेयर कैपिटल, तो हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। समझ में आया? तो ये है कॉस्ट ऑफ डेप्ट और है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों का मतलब हम समझा दिए। क्लियर? ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास करवाए थे तुम लोग। चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये करवाए थे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। कहाँ तक? पेज नंबर 66। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? तुमको कितना समय के लिए चाहिए। अगर तुमको पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, 4 साल 5 साल 6 साल, तो तुम शेयर कैपिटल इशू नहीं करोगे। क्यों? शेयर कैपिटल इशू कर दिए तो ज़िंदगी भर प्रॉफिट देना होगा, तो हम ज़िंदगी भर प्रॉफिट क्यों दे जब मेरा 5 ही साल का काम है। लेकिन अगर तुमको पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, हम मान लो एक फैक्ट्री मेरा चल रहा है, हम एक और फैक्ट्री खोलने वाले हैं। अब ये फैक्ट्री खोलेंगे, चलेगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ पता नहीं, अनसर्टिनिटी है, तो हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको भी फ़ायदा, हमको भी फ़ायदा, नुकसान हुआ तो उसको भी नुकसान, हमको भी नुकसान। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट आता है तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कंपनी को तुमको अपना फ्लेक्सिबल रखना है तो तुम लोन ज़्यादा लोगे, शेयर कैपिटल कम इशू करोगे। क्यों? क्योंकि तुम जो शेयर कैपिटल इशू करते हो, शेयर कैपिटल जो खरीदता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है, मालिक बन जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? तुम्हारा कैपिटल में पैसा लगाया, शेयर ले लिए तो वो भी तो मालिक हो गया, तुम अकेले मालिक नहीं रहे। लेकिन अगर हम तुमको लोन दे रहे तो हम तुम्हारा कंपनी का मालिक नहीं हुए, हम तुम्हारा कंपनी का क्रेडिटर हुए। कंट्रोल तुम्हारे पास ही है, तुम जब चाहो तब मेरा पैसा दे के हटा सकते हो। लेकिन एक बार हम शेयर खरीद लिए तुम हमको मेरा पैसा दे के और हटा नहीं सकते। क्लियर पॉइंट? चलो आगे। अब देखो कैपिटल 2 टाइप का रहता है, एक रहता है फिक्स्ड कैपिटल, एक रहता है वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल? क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो तुम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो तुम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि
प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सब फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो तुम कैपिटल खर्च करते हो उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो खर्च हो रहा है और जो लॉन्ग टर्म के लिए खर्च हो रहा है। अब हम फैक्ट्री बनाए तो क्यों बनाए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे क्यों लिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म में उसको यूज कर सके। क्लियर। कैपिटल को ब्लॉक कैपिटल भी बोला जाता है। क्यों फिक्स कैपिटल को ब्लॉक कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल में तुम्हारा पैसा जाके ब्लॉक हो जाता है, फंस जाता है, इसीलिए फिक्स कैपिटल को ब्लॉक कैपिटल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि जिसमें जब तुम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेंटरीज में इन्वेस्ट करते हो। क्यों, क्योंकि तुमको पता है हम सामान, तो देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल्स, स्टॉक और इन्वेंटरीज फॉर शॉर्ट टाइम। जब तुम शॉर्ट टाइम के लिए अपना पैसा को स्टॉक में, रॉ मटेरियल्स में, ये सब में लगाते हो, इसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है। वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोला जाता है। क्यों वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि ये बिजनेस में सर्कुलेट होते रहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस में सर्कुलेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं ये देखो, हम स्टॉक खरीदे, हम इन्वेंटरीज खरीदे, 2 महीना बाद, 1 महीना बाद, 1 हफ्ता बाद फिर बिक गया, फिर खरीदे, फिर बिक गया, फिर खरीदे, फिर बिक गया। तो यहाँ पे पैसा फंसता नहीं है, सर्कुलेट होते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल को क्या बोला गया है, सर्कुलेटिंग कैपिटल। अब देखो एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स कैपिटल भी चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, है ना। सिर्फ तुम्हारे पास फिक्स कैपिटल है, बड़ा बड़ा प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं है, कंपनी चलेगा सही से। और तुम्हारे पास वर्किंग कैपिटल का पैसा है, रॉ मटेरियल खरीद लिए, जगह खरीदने का पैसा नहीं है, तो भी तुम्हारा कंपनी चलेगा नहीं। तो तुमको कंपनी में फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। तो अब फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कोई कंपनी में ज़्यादा लगता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कम लगता है। वर्किंग कैपिटल भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लगता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कम लगता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल कम लगता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल को डिटरमाइन करता है। तो चलो पहले फिक्स कैपिटल का कुछ हम लोग पॉइंट्स पढ़ ले। फिक्स कैपिटल मतलब किस में इन्वेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म। कौन सा एसेट में, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स कैपिटल को क्या बोला जाता है, ब्लॉक कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस में इन्वेस्ट होता है, करेंट एसेट्स में, शॉर्ट टर्म के लिए। इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्लियर हुआ पॉइंट। फिक्स्ड कैपिटल का एग्जाम्पल, फिक्स्ड एसेट्स के एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर। करेंट एसेट्स का एग्जाम्पल, इन्वेंटरीज, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स। समझ में आया ये सब। चलो अब हम लोग आते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो तुम्हारा फिक्स कैपिटल को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सबसे पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस। अब देखो ध्यान से समझो मेरा बात को, अगर तुम्हारा बिजनेस जो है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तुम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, हाई। क्यों, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, जगह चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस मतलब तुम सामान कहीं से खरीद के ला रहे हो और बेच दे रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों, तुम कुछ बना थोड़ी रहे हो। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ पॉइंट मेरा। जैसे कि देखो होलसेलर क्या है, उसका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, बस उसको गोडाउन चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है, कारखाना चाहिए, मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। समझ में आया बात। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर तुम्हारा स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है, तुम बड़ा लेवल में बिजनेस कर रहे हो, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगा, क्या हुआ, उल्टू तो नहीं बाबू, क्या हो बोलो, कुछ मंगवाने भेजे हैं, कुछ मंगवाने भेजे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है
स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब अगर तुम्हारा बिजनेस जो है लार्ज स्केल में हो रहा, बड़ा लेवल में हो रहा है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, हाई रहेगा। अगर छोटा लेवल में स्केल हो बिजनेस हो रहा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी स्मॉल रहेगा, कम रहेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा दर्जी का दुकान में और एक बड़ा सा फैक्ट्री में कपड़ा का, दोनों में क्या सेम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है? छोटा दर्जी का दुकान में 2-3 मशीन है, उसका काम हो जा रहा है। बड़ा फैक्ट्री में एक बड़ा सा बिल्डिंग है, 100-150 पीस मशीन है ना। थर्ड है चॉइस ऑफ टेक्निक। अगर तुम देखो, टेक्निक मतलब तुम कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो। अगर तुम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, समझ लो, अगर तुम लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब लेबर लोग से ज़्यादा काम करवा रहे हो तो तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, कम। लेकिन अगर तुम मशीन से ज़्यादा काम करवा रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, तो लेबर का फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अगर तुम टेक्नोलॉजी में बार बार अपग्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, हाई। अगर तुम टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लो रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक है, ग्रो नहीं कर रहा, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन। अगर तुम अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हो, तुम्हारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगा। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बिजनेस ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या क्या फैक्टर्स है जो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करता है। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ फिक्स कैपिटल का ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगा। जैसे कि होलसेलर का देखो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है, सॉरी ट्रेडिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होलसेलर का बिजनेस ले लो। होलसेलर देखो कितना स्टॉक अपने पास रखता है, सब क्या है, वर्किंग कैपिटल है, बिक जाएगा। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है ट्रेडर लोग का। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। तुम लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगा। तुम स्मॉल स्केल में बिजनेस कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल। देखो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है ना, ग्राफ बिजनेस का। देख रहे हो बिजनेस साइकिल, तुम्हारा बिजनेस जो है बूम में रहता है, मतलब एकदम ऊपर रहेगा, उसके बाद डिक्लाइन कम होना चालू होता है, उसके बाद फिर से डिप्रेशन एकदम लो लेवल में चला जाता है, फिर इंप्रूव होता है, फिर बूम में जाता है। तो जब तुम्हारा बिजनेस बूम में है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा, है ना। ईद के टाइम में जितना भी दुकान वाला लोग का सेल ज़्यादा रहता है, स्टॉक ज़्यादा रखता है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखता है, ठीक है। लेकिन अगर डिप्रेशन के वक्त है, सेल है ही नहीं, स्टॉक रख के करेगा क्या। सीजनल फैक्टर, सीजन में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाता है ना। सीजन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। अगर तुम ज़्यादा माल उधार में बेच रहे हो तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम उधार में बेच रहे हो, पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा आ रहा नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट अलाउड, तुमको ज़्यादा उधार में मिल रहा है तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। क्यों? उधार में खरीद ले रहे सामान। समझ में आया बात? ठीक है। तो ये सब 7-8 पॉइंट जो है इसको कम से कम तुम लोगों को याद रखना है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला, फिक्स्ड कैपिटल किस में इन्वेस्ट होता है, फिक्स्ड एसेट्स में। वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स में। फिक्स्ड कैपिटल को क्या बोला जाता है, ब्लॉक कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल।
फिक्स कैपिटल परमानेंट रिक्वायरमेंट रहता है बिजनेस का, परमानेंटली वहां जाके चिपक गया। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल का पर्पस क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स खरीदना। वर्किंग कैपिटल का पर्पस रहता है डे टू डे एक्टिविटीज को चलाना, ठीक है। फिक्स कैपिटल का सोर्सेज, फिक्स कैपिटल कहां से आता है? शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके। वर्किंग कैपिटल कहां से आता है? क्रेडिटर्स के उधारी में सामान लेकर, शॉर्ट टर्म लोन लेकर, ये सब के थ्रू हम कस्टमर से एडवांस लेकर, ये सब के थ्रू हम अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। क्लियर? चलो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। टॉप करके फोन हमको दे देना।